आज हम दोबारा से लेके आए हैं XL6 और आज हम इसके बारे में रिव्यू नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड हैं गौरव, इनके पास एक गाड़ी है, काफ़ी टाइम से इसको होल्ड कर रहे हैं। तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अब ये हिल एरिया पे होके आए हैं, तो हम जान और 5-6 जने साथ में गए थे, किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस रही है हिल की। तो आइए जानते हैं गौरव जी से और आपसे शेयर करेंगे इनका फीडबैक। बताइए गौरव जी, आप कुछ बता रहे थे। आप पूछे थे पहाड़ों पे कैसा रहा ना ऑटोमेटिक। पहाड़ों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पहाड़ों में ऑटोमेटिक कार का आकाश जी एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगा 1 नंबर रहा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से और बताता हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड ने साथ में स्पीति वैली का ट्रिप प्लान किया था, तो उसके पास है हुंडई वर्ना कार, ठीक है, और मेरे पास ये, तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता ही है, सेडान का कम होता है। तो मैंने उसको बोला कि अपने भाई की कार ले ले, फोर्ड इको स्पोर्ट। तो उसने कहा कि यार ठीक है, मैं सोचता हूँ। एंड देन वी फाइनली डिसाइडेड कि हम इसी से चलेंगे। एक में ही हम लोग 7 लोग गए थे, इसमें 3 बच्चे 4 बड़े, और सामान भी काफ़ी अच्छा खासा था। तो बच्चे जैसे पीछे की सीट जो बताते हैं किसी भी MUV इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, तो आपको मतलब कैसा लगा था? कि मैं तो बैठा नहीं हूँ, मैं बच्चों को मतलब बच्चों के लिए ठीक है, नहीं रहा, किस तरह का रहा? बच्चों के लिए कंफर्टेबल थी सीट्स, बट वही है कि पहाड़ में जो हम लोग थोड़ा चलाते हैं ना कार को, मतलब स्पीड में, तो पहाड़ की जो पीछे की सीट होती है ना, उस पर इतना बच्चों को कंफर्ट नहीं आता है। ओके, वैसे एज सिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं था, बट हाँ वो कि वॉमिटिंग टाइप का पीछे ज्यादा सिम्टम होता है एज कम्पेयर टू अदर। बट कई बार ऐसा नहीं भी होता, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन, कि आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप फास्ट चला रहे हैं, ज्यादा टर्निंग ले रहे हैं, तो आ जाता है। अच्छा, जैसे देखिए ऑटोमेटिक गाड़ी का जो मैंने सुना है, मतलब कि मैं आपको पॉइंट पे वापस आता हूँ। आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसने क्यों अपने दोस्त की फोर्ड नहीं ली और इसी हमारे साथ क्यों चला, क्योंकि वो भी पता है, वो भी ऑटोमेटिक कार चलाता है और मैं भी ऑटोमेटिक चलाता हूँ। पहाड़ों में सबसे ज़्यादा सुकून जो है वो ऑटोमेटिक कार का है। उसका कारण ये है कि आपको पहाड़ों में बहुत फ्रीक्वेंटली फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी को रखना पड़ता है। जहाँ आप ऊपर चढ़ाई करते हैं तो आपको पहले दूसरे गियर में ले आनी पड़ती है, या फिर आपको कहीं पे, जैसे मान लीजिए आप शिमला में जाएंगे और कभी आप जाखू मंदिर जाएं, तो वहाँ पे एलिवेशन जो है 70 से 80, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं, पर काफ़ी एलिवेटेड है, वो एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जब उस पर चढ़ाएंगे, आपको रास्ते में कोई सामने से गाड़ी आ रही तो आपको रोकना पड़ेगा। इसमें क्या है, आप ब्रेक मार के दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हो। और नॉर्मल गाड़ी में क्या होता है, आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, मतलब आपको ब्रेक में और क्लच में, मतलब रेस में बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब आपकी गाड़ी होगी। इसमें क्या ऑटोमेटिकली हिल होल्ड है, ब्रेक मारो स्टार्ट करो, स्कूटी की तरह, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब पहाड़ के लिए तो मैं कहूँगा ये रामबाण है, 1 नंबर चीज़ है। पहाड़ में तो ऑटोमेटिक का बहुत मजा है। कई लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक कार पहाड़ में काम नहीं करती है या अच्छा नहीं करती है। मैं उन लोगों को बिल्कुल मतलब अपोजिट बोलूँगा। मेरा अपना पर्सनल है, मुझे पहाड़ में इस गाड़ी को जाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिटी लाइफ। चलिए यार, ये तो आप अच्छी बात बता रहे हैं, बिल्कुल अलग बात बता रहे हैं। मैं खुद मतलब ये सोचता था कि शायद ऑटोमेटिक गाड़ी, वो भी पेट्रोल की, शायद पहाड़ों में शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, बट आपका क्या एक्सपीरियंस डिफरेंट है और अच्छा ही होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जो सुना है मैंने ऑटोमेटिक इतना नहीं चलाया, बट मैंने कई जगह का फीडबैक मिला है, जब ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं तो एक जर्क आता है, मतलब जैसे लगता है जैसे गियर चेंज हो रहा हो। और पहाड़ों पे उस तरह का किस तरह का फील हुआ तुम्हें? मेरे को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। देखिए, डिपेंड करता है कार टू कार। मैंने आपको लास्ट टाइम जब आपसे हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैंने कई कार चलाई थी, जैसे MG हेक्टर चलाई थी, सेल्टोस चलाई थी, और मैंने महिंद्रा की, आपकी जो ये नई छोटी वाली है ना, क्या नाम है उसका, महिंद्रा SUV, हाँ SUV जो आई है 300, वो चलाई थी मैंने, और उसमें 6 गियर हैं। तो ये सारी कार्स को ट्राई करने के बाद मैंने इस कार को ऑप्ट इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस कार में जर्क बिल्कुल नहीं आया। XL6 के जब आप ऑटोमेटिक वर्जन को चलाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी जर्क नहीं आता। आप अगर इसको नॉर्मली स्पीड अप करेंगे, नॉर्मली गियर अप करेंगे, तो बिल्कुल जर्क नहीं आएगा। मतलब मेरे को फील ही नहीं होता कि गाड़ी में गियर चेंज हो रहे हैं या ऐसा कुछ फील आ रही है। और पहाड़ में तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता, क्योंकि पहाड़ में तो गाड़ी वैसी नॉर्मली आप मतलब बिल्कुल फीलिंग नहीं आती। इसलिए मैंने इस गाड़ी को सिलेक्ट करने का ये बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मैंने जब महिंद्रा की SUV चलाई थी तो मुझे ऐसे, जैसे आप है ना गच, एक हिंच टाइप का एक वो लेती है गाड़ी ना, वो इसमें मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं, अब ऑटोमेटिक की तो खैर आपने परफॉर्मेंस बता दी कि ऑटोमेटिक और मैनुअल में आपको ऑटोमेटिक ज़्यादा अच्छी लगी। अब आते हैं इसके, जैसे 6 या 7 जने बैठे थे, मतलब 4 एडल्ट और 3 माइनर, मतलब 3 बच्चे थे। तो उस दौरान जैसे पहाड़ों पर चढ़ाई होगी गाड़ी आपने, तो मतलब ऑटोमेटिक है या क्या है, जो मिथ है लोगों का,
तो वो उसका बारे में बताइए कि लोड लगा आपको, नहीं लगा, सामान भी होगा गाड़ी के ऊपर, आपने सामान भी रखा होगा अगर आप इतनी लंबी ट्रिप पे जा रहे हो, तो कुछ लोडिंग में या कुछ ऐसे गाड़ी दब रही है, ऐसा कुछ फील हुआ? मैं आपको एक नया एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए भी एक्सेल 6 के साथ। मैं 27 से 28 जून को गया था टूवर्ड्स नाहरकंडा, रामपुर और नाको तक मुझे जाना था। रोक सकते हैं आप गाड़ी कहीं भी, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है हम घुमाना ज़रूरी है, हम रोक सकते हैं जी। तो मैं जैसे गाड़ी में ना मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम था मेरी गाड़ी में, मतलब हम 4 बड़े थे अच्छे खासे, मतलब ठीक ठाक एज के, और पीछे 3 बच्चे थे। बच्चों की भी मतलब हमारे कैंट वेट होगा 32 किलो बच्चों का वेट था। तो पूरी गाड़ी लोडेड थी और ऊपर सामान में 3 बड़े बैग थे, 2 छोटे बैग थे, पूरी गाड़ी फुल लोडेड थी हमारी। और तो मेरा भी ये था कि यार जब मैं पहाड़ को, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि एक्सेल 6 में सभी ने कैरियर वगैरह नहीं लगाए हैं, तो मैंने कैरियर लगा के फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं कैरियर लगा के मैं गाड़ी को चलाऊंगा। तो जब मैंने कैरियर लगा के गाड़ी था तो मेरे दिमाग में ये था कि जब मैं मोड़ूंगा तो जर्क आएगा या फिर सामान में ना झोंक टाइप का आएगा, पर मुझे ऐसा कुछ भी उसमें फीलिंग नहीं आई। उसमें मतलब मुझे ऐसा कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने जब गाड़ी को ड्राइव करा था ना, आपको मैं एक बार बताऊंगा, सामान लोड होने के बाद मैंने एसी भी चलाया इसमें मैंने एसी का जो था वो एसी मैंने चला रखा था इसका अराउंड मेरे ख्याल से 22 या 23 पे एसी कंटिन्यूस चलता था नाहरकंडा में। नाहरकंडा की चढ़ाई 9000 समुद्र लेवल से ऊपर है, 9800 फुट के आसपास मेरे ख्याल से, और एसी मेरा कंटिन्यूस चल रहा था क्योंकि टेम्परेचर शिमला से जब हम जा रहे थे तो धूप भी पड़ रही थी और वो भी था। उसमें भी मुझे गाड़ी में कहीं भी मतलब ऐसा फील नहीं आया कि गाड़ी लोड मान रही हो या फिर कहीं पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही हो कि मुझे स्पीड की ज़रूरत को, या मुझे कोई ओवरटेक में प्रॉब्लम नहीं है। कि इसमें और भी 2 मोड हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे 2 और L, और यहाँ पे साइड में एक बटन है, ये आप देखेंगे तो ये ओवर ड्राइव की वहाँ पे लाइट जल जाती है, वो ओवर ड्राइव जल जाता है। मतलब बेसिकली जब हम क्या कहते हैं, हमें क्या बोलते हैं उसको, किसी को ओवरटेक करना होता है, बेसिकली उसके लिए होता है। तो इसको भी यूज़ नहीं किया मैंने, इस बटन को भी यूज़ नहीं किया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी आपको, जरूरत नहीं पड़ी। और इतना लोड होने के बावजूद मेरा फ्रेंड बोल रहा था यार गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दे लियो, मतलब इट विल लोड होगा, कहीं ऐसा ना हो। मुझे कहीं भी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आई। करीब मैंने 550 किलोमीटर जाना और 500 किलोमीटर आना, मतलब 1000-1200 किलोमीटर चलाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपने ये कहीं ऑफ रोड मतलब ट्राई किया होगा, ऑफ रोड कुछ आया होगा कहीं, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस में कुछ प्रॉब्लम लगी हो आपको, या कुछ और ऑफ रोडिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम, वो बताइए। ऑफ रोडिंग मैंने अभी इसमें ज़्यादा नहीं करी है फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरा ऑफ रोडिंग का प्लान था बट किसी वजह से हमको वापस आना पड़ गया, ट्रिप कैंसिल हो गया हमारा। तो मुझे ऑफ रोडिंग का प्लान था, जो सबसे टफ स्ट्रेच है बोलते हैं काजा से मनाली की तरफ ग्रम्फू होते हुए, उसमें मुझे ऑफ रोडिंग करनी थी, बट किसी कारणवश मैं उस ऑफ रोडिंग नहीं करा। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो ये मेरा एक्सपीरियंस होना बाकी है। बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 है, जिसमें मुझे लगता है कि उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कई लोगों से बात करी है तो 180 ग्राउंड क्लियरेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए वो दोस्तों नेक्स्ट टाइम बताएंगे, शायद मेरा भी इनके साथ कुछ प्लान बने तो डेफिनेटली विल शेयर यू। अच्छा, अब इसके बारे में आते हैं कि माइलेज कैसा मिला आपको, मतलब ओवरऑल इतने लोड के साथ 5-6 जने विद पूरा लगेज था, और आपका पहाड़ों का और हाईवे मिला के, या पहाड़ों का अगर कुछ बता पाएँ कि कितना माइलेज आपने एक्सपीरियंस किया, अगर आपने नोट किया हो तो। पहाड़ों पे मैं देखिए नॉर्मली एवरेज जो अगर कोई गाड़ी करने की, पहाड़ भी 2 टाइप के होते हैं। पहाड़ में जैसे आप यहाँ से शिमला जा रहे हैं, उसको आप शिमला वाली रोड बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधी होती है, उसमें गाड़ी आपकी 60-70 नॉर्मली आराम से चलेगी। और उसके बाद होते हैं पहाड़ जो सिंगल 1 वे वाले रोड वाली पहाड़ होते हैं। तो शिमला तक या नाहरकंडा तक मैं पहाड़ नहीं बोलता। तो मैं जब ये ट्रिप में गया था तो मेरा गाड़ी का एवरेज 15 तक आया है। बट जो नॉर्मल पहाड़ है, मतलब 1 वे वाले या फिर जिसमें हमें बार बार टर्न लेना पड़ता है, उन सब के पहाड़ों में 12 तक का एवरेज आता है। और इस बार मैंने 15 तक का एवरेज दिया। और इस बार क्या हुआ, कई बार गाड़ी जैसे हम लोग बाहर जाते तो बहुत धूप थी, मतलब 40 डिग्री तक टेम्परेचर था, जैसे शिमला से नीचे उतरते थे, तो हमारी गाड़ी जैसे अभी भी खड़ी है कंटिन्यूस, तो आइडियल खड़ी रही और एसी चलते रहे। तो उसमें सब मिला के एवरेज मेरा शायद 14-15 के बीच में आया था इस 1100 किलोमीटर की ट्रिप में। तो इतने सामान के बावजूद मतलब 5-6 जने, हाँ, तो ये मेरा भी एक मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और आई वाज आल्सो सरप्राइज कि गाड़ी ने लोड भी नहीं माना, और दूसरी बात गाड़ी का एवरेज भी नहीं गिरा। पहले मैं सोचता था कि जैसे गाड़ी में 3 या 4 बंदे होते हैं तो गाड़ी का एवरेज ज़्यादा होता होगा, बट मुझे ये पहली बार ऑब्जर्व हुआ कि हम लोग 4 की जगह, मतलब अगर बच्चे भी हैं, 7 लोग हैं, ऊपर सामान भी लोड है, तो इतना फ़र्क एवरेज पे नहीं आया ओवरऑल 1100 किलोमीटर की ट्रिप में। मे भी थोड़ा बहुत माइन्यूट पड़ता हो, बट मुझे फील नहीं हुआ।
बहुत अच्छा। अच्छा, हाई स्पीड में कॉन्फिडेंस बताइए, आपने तो बॉम्बे का ट्रिप भी किया हुआ है इससे, हाँ। तो 100 के बाद 120 के बाद उस तरह का कुछ लगता है आपको इसमें कुछ की गाड़ी? फ्रेंड है ये साथ में, ये आप इन संदीप, इनके साथ ही हम लोगों ने बॉम्बे का ट्रिप किया था। इन्होंने भी काफ़ी वहाँ पे मुझे मतलब ड्राइव की इन्होंने भी। तो बॉम्बे में मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। हाई स्पीड में मैं करीब 110 तक भगाया, मैं ज़्यादा हाई स्पीड पसंद नहीं बॉम्बे में नहीं, जैसे आप दिल्ली से बॉम्बे जब गए ऑन द हाईवे, तो हाईवे पे कॉन्फिडेंस अच्छा देती है? हाँ, हाईवे पे मैंने 110 तक गाड़ी चलाई, 110 120 तक। ज़्यादा गाड़ी मैं हाई फैमिली के साथ नहीं ठीक है, वो कम ही चलाना चाहिए, वो बेटर है। हाँ, तो 110 120 तक मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्रूज कंट्रोल मोड यूज़ किया था और उस क्रूज कंट्रोल में हमने खूब गाड़ी चलाई है, मतलब कंटिन्यू 110 तक, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं फील होती है। बट हाँ, हाईवे अगर आपका 4 लेन हो और 2 लेन हो, उसका फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा कुछ इसमें कॉन्फिडेंस में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी हैवी है बिकॉज। अच्छा, ये बताइए, आपने वैसे सच बताना कि मैक्सिमम स्पीड आपने कितनी ट्राई करी है इसमें? मैंने मैक्सिमम 120 से ऊपर नहीं चलाया है। मतलब मैक्सिमम 120? दोस्त है मेरे, मतलब कुछ लोग जो एक्सेल 6 चलाते हैं, उन्होंने 140 145 तक इसको टेस्ट किया है, भगाया है तो इसको। उन्होंने क्या कुछ बताया कि ठीक चलती है? हाँ, उन्होंने बताया कि गाड़ी मतलब गाड़ी शेक नहीं करती है, हेल्ड नहीं करती है, स्ट्रांग बनी रहती है गाड़ी। उन्होंने कुछ जो हमारा यमुना एक्सप्रेस वे उस पर भगाई है, मैंने नहीं भगाई। एक बात बताइए, जब आप इतना मतलब शौकीन हो, आप बताते हो कि घूमने घामने की थोड़ा लंबी लंबी ट्रिप चलती है आपकी, तो आपने डीजल गाड़ी क्यों नहीं ऑप्ट करी, या कोई और सीएनजी या डीजल मतलब क्यों नहीं ऑप्ट करी मतलब इंस्टीड ऑफ पेट्रोल? इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि डीजल जो है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे मतलब जो एनवायरनमेंट है उसके लिए गुड सोर्स नहीं बोला जाता है जी। जो कि फाइनेंशियली तो इक्वल है। ये पहला स्टेप मतलब हो सकता है, कई लोग मतलब सोचे अगर अपने देश के लिए। सेकंड स्टेप मैं मानता हूँ, हमें अगर डीजल और पेट्रोल के बीच डिफरेंस देखें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस अब रह नहीं गया है। जो पहले रहता था 10 या 15 रुपये का डिफरेंस था, अब मुश्किल से 5 या 7 रुपये का मेरे ख्याल से अंतर है। तो इतने सब माइनर से उसमें डिस्टेंस में मैं अपनी गाड़ी को 15 साल से पहले जल्दी, मतलब अगर हम डीजल लेते हैं तो 10 साल में सरकार उसको बोलती है कि ये आप स्क्रैप कर दीजिए, और पेट्रोल गाड़ी तो 15 साल तक है, और उसमें फिर 10 चला के उसकी चेकिंग अलग है, पोल्यूशन टेस्ट में इतना सब पेन क्यों लूँ? बिल्कुल पैसे भी ज़्यादा दूँ। नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी, आप इतना सोच रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, बाकी सबको भी सोचना चाहिए। और अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, पता नहीं, मैं सोचा कि मुझे पूछना चाहिए। जैसे हिल में क्या होता है, जब हिल पे जा रहे होते हैं हम, तो गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से कोई बड़ा स्टीप सा कोई ऐसा हिल आता है कि एकदम से आपको गियर चेंज करना पड़ता है। मैनुअल में तो क्या होता है, हम तुरंत कर लेते हैं गियर चेंज। तो उसमें मतलब ऑटोमेटिक में किस तरह से आप, जैसे मैनुअल में क्या होगा, हम तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, एकदम से आपकी खड़ी चढ़ाई सी आ गई एकदम से, तो हम पहले गियर पे ले आए अपने हिसाब से, तो ऑटोमेटिक में आप किस तरह से मैनेज करते हैं उस चीज़ को? मेरे को बिल्कुल फील ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने अचानक से ब्रेक लिया ना, आगे से मैंने फिर रेस दी, तो मेरे को इसमें बिल्कुल कोई फील ही नहीं आता है। मतलब मैं कंटिन्यूसली इसको रेस देता रहता हूँ, और कंटिन्यूसली इसे मुझे कहीं भी दूर से दूर तक कहीं भी फील ही नहीं आता कि मुझे गियर की जरूरत हो। आप कभी ड्राइव मोड में चलाएं इसको, 10 से लेकर आप 90-100 तक लें, कहीं आपको फील ही नहीं आता कि आपको इसमें कि कहीं पे गियर की कमी पड़ रही है, रेस की कमी। इट्स कंसिस्टेंटली इसका एक परफॉर्मेंस है। यही वजह होने की वजह से मैं इसको हिल में रिकमेंड करता हूँ कि हिल में तो आप मतलब ये अगर आप कंफर्ट चाहते हैं, हिल में आपको 500 किलोमीटर चलाना है, तो बेस्ट आपकी ऑटोमेटिक कार रहे। वेरी गुड। चलिए आगे से मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए पर्सनली सोच रहा हूँ, अभी मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ, कि भविष्य में जब भी मैं गाड़ी लूँगा तो शायद मैं ऑटोमेटिक कंसिडर करूँ। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 6-7 जनों के साथ आपने सामान कैसे मैनेज किया इस पर? मतलब इतना मैं समझता हूँ आप 8-10 दिन के टूर पर जा रहे थे और 2 फैमिली थी, तो आपके 4-5-6 बैग रहे होंगे, तो वो किस तरह से आपने मैनेज किया? हमने देखिए पहले लेडीज़ को बोल दिया था कि सामान थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं हर दिन नए नए कपड़े पहनूं, हर दिन ड्रेसेस चेंज करूँ। तो हमने पहले ही बोला था कि थोड़े कम कपड़े हैं। वे कम करते हुए भी हमारे 2 बड़े बैग हो गए थे, मतलब क्या बोले 78 सेंटीमीटर वाले जो होते हैं पूरे। आप एक बार दिखाएंगे मतलब कैसे कैसे मैनेज किया आपने? अभी बाहर चल के एक बार, और डिक्की में किस तरह से स्पेस मैनेज किया वो देखते हैं। तो ये बाहर से इसका देखिए वो है, वैसे तो हम इसका ऑलरेडी एक बार रिव्यू कर चुके हैं, बट डेफिनेटली। अच्छा, ये आपने ऊपर कैरियर लगवाया क्या? लगवाया यहाँ पे इसके साथ। तो ये हमने कैरियर यहाँ पे लगवाया है। इसमें कैरियर का 200 किलो तक लोड बोला है, ले सकती है गाड़ी। ये इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है कि 200 kg तक ये गाड़ी लोड ले सकती है ऊपर से कैरियर का। तो इसमें हमने जैसे बैग कितने आते हैं ऊपर?
इसमें जैसे कि हमने 3 बैग खड़े करके लगा दिए थे, जो हमारे सूटकेस टाइप के होते हैं 78 सेंटीमीटर के। एक यहाँ पे 3 बैग और यहाँ पीछे 2 बैग रख दिए थे। एक बैग में हमारे शूज़ वगैरह थे, एक बैग में हमारी जैकेटें वगैरह थी। तो करीब मैं क्या समझता हूँ 60-70 के 80 किलो के आसपास लोड हमने डाल दिया था। और उसके बाद हमने जो बाकी सामान था वो हमने इसके पीछे बैग डिग्गी में डाल दिया था। यहाँ डिग्गी में खाने पीने की अच्छा स्पेस है, तो यहाँ हम खाने पीने का सामान हम लोग डाल दिया था यहाँ पे। और थोड़ा बहुत ये बीच में भी थोड़ा बहुत स्पेस है, यहाँ पे अपना खाने पीने का जो नॉर्मल सामान है वहाँ रख सकते हैं। और इसकी सेकंड एक अच्छी स्पेस है कि नीचे जो है गाड़ी की सीट के नीचे भी काफ़ी स्पेस है, जहाँ अपनी बॉटल्स रख सकते हैं आप। ये था थोड़ा सा, मुझे पता लगा है गौरव जी लंबा घूम के आए हैं पहाड़ों से, तो मुझे लगा कि XL6 के बारे में कुछ शेयर किया जाए, जो पहाड़ों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो कोई लोग बहुत से लेने का सोच रहे हैं तो वो आगे जान पाएँ कि इसका कैसी परफॉर्मेंस, इसकी हिल परफॉर्मेंस कैसी रही। कुछ डेफिनेटली कुछ मैं फ़ोटो इनकी ज़रूर शेयर करूंगा इसके साथ। तो ये एक वीडियो था XL6 के बारे में, हिल परफॉर्मेंस के बारे में, ओवरऑल कंफर्ट के बारे में। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में कीजिएगा कुछ और आपको जानना हो उसके बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।